जैन साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के, यानी अब आपको क्वालिफ़ाई करना है और आपने उसमें सीटेट पेपर 2 एसएसटी लिया है, तो ये वीडियो बेहद ख़ास आपके लिए होने वाला है। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्ज़ाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोग सीटेट में आवेदन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन चूँकि वो सीरियस होके तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए क्वालीफ़ाई नहीं कर पाते हैं। सीटेट बहुत बड़ा हुआ नहीं है, सीटेट आप बहुत आसानी से महीने दिन की तैयारी में क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। मैंने किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखिए, हम लोग जो कर रहे हैं ना, इसमें एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और आज का जो वीडियो है, वो एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री अध्याय 2 से लिए गए प्रश्न हैं और वो सभी प्रश्न जो संभावित प्रश्न हैं सीटेट में पूछे जा सकते हैं, वो एसएसटी के प्रश्न आपके लिए लिए गए हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे भाई, बहुत सारे लोग जो भी हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमसे हम लोग आपस में जो बैठ के पढ़ते हैं, उनमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर लाइव कब आता है? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूँ, थोड़ा समय का अभाव है मेरे पास, समय नहीं बच पाता है। मान लीजिए स्कूल से अभी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों का, वहाँ से जब मैं आता हूँ, तो आपके लिए कंटेंट तैयार करना, पढ़ना, पीडीएफ बनाना, अकेले ही सब कुछ मैनेज करना, उसमें जो कुछ समय बच पाता है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए लाइव भी आऊँ, लाइव आके पढ़ाऊँ, तो थोड़ा-सा मुझे समय दीजिए, बाकी वीडियो रिकॉर्ड करके जब भी मुझे फुर्सत मिलता है, जब भी समय मिलता है, मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है ना? तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। आइए बिना समय गँवाए हम चलते हैं आज के प्रश्न पे और पहले ही प्रश्न की शुरुआत करते हैं, जो कि कह रहा है कि 7वीं शताब्दी के दौरान जो सामंत की मुख्य भूमिका थी, वह क्या थी? ये अध्याय 2 से लिया गया है, एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है आपसे कि 7वीं शताब्दी के दौरान, देखिए इस तरह के मैं क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लाता हूं क्योंकि आजकल सीटेट में समझ आधारित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, कथन कारण वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, कूट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। इसलिए मैं इस तरह के प्रश्न आपके लिए लेके आता हूं। तो बताइएगा, सामंत की भूमिका क्या हुआ करती थी 7वीं शताब्दी के दौरान? देखिए, जब आप इसको देखेंगे और एनसीईआरटी की जब आप किताब पढ़ेंगे, तो उसमें लिखे मिलेगा आपको कि ये बड़े भूस्वामी थे जो राजा के लिए उपहार लाते थे और सैन्य सहायता प्रदान करते थे। सामंत की यही भूमिका थी। तो विकल्प बी सही हो जाता है आपके लिए। बहुत धीरज बांध के आपको ये देखना है सेशन। आपको लगेगा कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे ही जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, इतने बच्चे क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं? 10% ही मात्र रिजल्ट क्यों बन रहा है? कारण यही है मेरे भाई कि आपको लगता है कि ये पूछेगा नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आप जाते हैं, तो आपको समझ नहीं आता है कि ये कहाँ से पूछ दिया। सामंत व्यवस्था 7वीं शताब्दी के दौरान मुख्य भूमिका थी इनकी। बात करें अगर सामंत व्यवस्था की, तो मेरे भाई 7वीं सदी में राजाओं ने अपने क्षेत्रों के बड़े भूस्वामियों या योद्धा सरदारों को सामंत के रूप में मान्यता दी थी। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा के दरबार में हाजिरी लगाएं, उपहार लाएं, युद्ध के समय सैन्य सहायता प्रदान करें। जब सामंतों के पास अधिक शक्ति और संपत्ति हो जाती थी, तो वे स्वयं को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। तो मेरे भाई, मैं इस तरह के व्याख्या, विस्तृत व्याख्या आपके लिए लिख के इसलिए भी लाता हूँ, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड ये सब भी आपको जानकारी हो। अगर पूछ देगा कि 7वीं शताब्दी में सामंतों की क्या मुख्य भूमिका होती थी, या सामंतों को क्या कहा जाता था, या सामंत जब अधिक शक्तिशाली हो जाते थे तो अपने आप को क्या घोषित कर देते थे, तो ये सब बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा और वीडियो एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देखिएगा मेरे भाई, लेकिन ज़रूर सीरियस होकर देखिए। ज़रूरी नहीं है आप हमसे पढ़ें, आप कहीं पढ़ें, ज़रूरी ये है कि आप क्वालीफाई करें सीटेट, क्योंकि जो भी शिक्षक भर्तियाँ आने वाली हैं, सीटेट के बिना पे ही आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने क्वालीफाई नहीं किया, तो मेरे भाई आपका सपना अधूरा रह जाएगा और माँ-बाप के सपने को पूरा करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलें, तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजा राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहले बात को ध्यान रखिएगा कि दंती दुर्ग जो राजा थे, वो कहाँ हैं? राष्ट्रकूट के राजा थे। ठीक है ना? देखिए, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, पहला कथन है। दूसरा कथन है, उन्होंने हिरण्यगर्भ यानी सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। ठीक है ना? अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। तीसरा कथन है कि
ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से छत्रित्व प्राप्त करने के लिए किया जाता था। तो अब आपके सामने 3 कथन है और आपको सही विकल्प बताना है, सत्य कथन को चुनना है। मेरे भाई देखिएगा, आपके सामने विकल्प है 1, 2 और 3 और 4। 4 विकल्प में जो सही विकल्प होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? दंती दुर्ग के बारे में ध्यान रखिएगा कि वो राष्ट्रकूट के राजा थे और कुछ दिन चालुक्यों के, यानी जो कर्नाटक के चालुक्य राजा थे। कर्नाटक का संबंध किससे है? चालुक्य राजाओं से। तो जो कर्नाटक के चालुक्य राजा थे उनके अधीन भी वो कुछ दिन रहे थे। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और ये भी बात ठीक है कि उन्होंने एक हिरण्यगर्भ यानी सोने के गर्भ नामक अनुष्ठान को किया था। और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि यह अनुष्ठान होता था किस लिए? ब्राह्मणों की सहायता से होता था और छत्रित्व की प्राप्ति के लिए किया जाता था। ध्यान रखिएगा, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान जो होता था वो छत्रित्व की प्राप्ति के लिए किया जाता था, इसलिए हमारा विकल्प डी सही होगा। ध्यान रखिए, जो दंती दुर्ग, बात करें अगर दंती दुर्ग के बारे में, तो 8वीं सदी के मध्य में चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर उन्हें हरा दिया था। ठीक है ना? दंती दुर्ग जो 8वीं सदी में राजा हुआ करते थे, वो जब चालुक्य राजा के अधीन थे तो उनकी अधीनता को उन्होंने अस्वीकार कर दिया और अधीनता से इनकार करके युद्ध में उन्हें हरा दिया था। और हराने के बाद हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि यदि शासक जन्म से क्षत्रिय नहीं है, ध्यान रखिएगा, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि यदि वो राजा जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो अनुष्ठान के बाद उसे क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म माना जाता है। यानी अगर हिरण्यगर्भ अनुष्ठान राजा ने कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो राजा क्षत्रिय हो गया, आज से उसका पुनर्जन्म हो गया, यानी अब वो क्षत्रिय बन गया। यह मध्यकाल में सामाजिक स्थिति को बदलने का एक धार्मिक तरीका हुआ करता था। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, दंती दुर्ग जो राजा थे वो चालुक्य राजाओं की अधीनता में कुछ दिन रहे, फिर अधीनता को अस्वीकार कर दिया, उन्हें हरा के हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। और ये जो आपके दंती दुर्ग राजा हैं वो राष्ट्रकूट के राजा हुआ करते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें और फिर बताएं कथन और कारण के बारे में। तो मेरे भाई पढ़िए इसको। कथन कह रहा है कि मध्यकाल में राजाओं ने अपनी सत्ता प्रदर्शित करने के लिए विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। और कारण है, जब एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो वे अक्सर मंदिरों को निशाना बनाते थे, क्योंकि वे समृद्ध हुआ करते थे, यानी मंदिर समृद्ध हुआ करते थे। आपने मध्यकाल में तमाम तरह की घटनाओं को पढ़ा होगा जहाँ पे मंदिरों को निशाना बनाया गया, चाहे वो मंदिर सोमनाथ के हों, चाहे कहीं के मंदिर हों। क्यों? क्योंकि मंदिर पहले मध्यकाल में मंदिर उस वर्तमान समय के बैंक हुआ करते थे, यानी समृद्धता का स्थल हुआ करता था मंदिर। ठीक है ना? इसीलिए मंदिरों को निशाना बनाया जाता था। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं और चारों विकल्प में कौन से कथन सही हैं वो आपको बताना है। चलिए बताइए, 4 कथन हैं आपके सामने और चारों कथन में सही विकल्प आपको बताना है। तो देखिए मेरे भाई, जब आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा जो विकल्प बी है वो सही है, यानी ए और आर दोनों बात तो ठीक है, लेकिन आर ए से बिल्कुल अलग है। यानी जो कारण है वो कथन से बिल्कुल अलग है। कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब देखिए, मध्यकाल में राजाओं ने अपनी सत्ता प्रदर्शित करने के लिए विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं कि एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था। दोनों कथन अपने आप में सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है मेरे भाई। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। देखिए, दोनों कथन सत्य है, लेकिन अब कथन सत्य है लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि राजा अपनी शक्ति, वैभव और धार्मिक निष्ठा दिखाने के लिए मंदिर बनवाते थे, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के केंद्र भी थे। इसलिए महमूद गजनवी के बारे में आपने सुना होगा। महमूद गजनवी जैसे विदेशी आक्रमणकारी, जो आक्रमणकारी थे विदेशी, वो आए तो उन्हें लूट, मंदिरों को ही उन्होंने निशाना बनाया। और महमूद गजनवी और तमाम विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने मंदिरों को ध्वस्त किया, उन्हें लूटा, जैसे सोमनाथ के मंदिर को उन्होंने लूटा। ठीक है ना? और लूटने का उद्देश्य सिर्फ यही होता था, धन की प्राप्ति। क्या होता था? धन प्राप्त करना, न कि राजा की सत्ता का प्रदर्शन रोकना। उनका मूल उद्देश्य होता था धन को प्राप्त करना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले। तो अगला प्रश्न है,
त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुआ था? मेरे भाई बताइएगा, क्वेश्चन है आपके सामने कि कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए किन तीन राजाओं के बीच त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। मतलब एक राजा यहां से आक्रमण, दूसरा राजा यहां से आक्रमण और तीसरा यहां पे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किस लिए? कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए। तो आपके सामने उन तीन जो राजवंश हैं उनके नाम हैं ABCD करके है और आपको सही विकल्प बताना है मेरे भाई कि सही विकल्प क्या होगा। क्या वो चोल, चेर और पांडे थे, या गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल थे, या फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल और राजपूत थे, या फिर चालुक्य, पल्लव और कदंब थे? तो सही आप विकल्प बताइए। देखिए, अगर बात करें मध्यकाल की और मध्यकाल में कनौज पर नियंत्रण की, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है विकल्प बी ठीक होगा, क्योंकि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीन राजवंशों ने मिलकर के कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किया। ठीक है ना? तो विकल्प बी सही हो जाता है आपका यहाँ पे। गंगा घाटी, ठीक है ना, गंगा घाटी का कन्नौज नगर सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, यानी नदी व्यापार दृष्टिकोण से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण था। इस पर अधिकार के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक आपस में लड़ते रहे। इतिहासकारों ने इस लंबी चलने वाली लड़ाई को त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया है। ध्यान रखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, चोल काल में उरु और नाडु से क्या तात्पर्य था? चोल काल में, चोल वंश के समय में उरु और नाडु से क्या तात्पर्य था? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, उरु कहा जाता था खेतीहर किसान की बस्तियों को और नाडु कहा जाता था गांवों के समूह को। ठीक है ना? उरु खेतीहर, जो किसान, खेती करने वाले किसान थे, उनकी बस्ती थी, उनको उरु कहा जाता था, और नाडु कहा जाता था गांवों के समूहों को। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। देखिए, चोल काल में सिंचाई सुविधाओं के विकास से खेती उन्नत हुई, जिससे किसानों की बस्तियां समृद्ध हो गई। इन समृद्ध बस्तियों को उरु कहा जाता था और कई उरु मिलकर गांव का एक बड़ा समूह बनाते थे, जिसे नाडु कहा जाता था। नाडु को न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे। ये बात ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर, ध्यान रखिए, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य शर्त क्या थी? उत्तर मेरूर जो अभिलेख है, उस अभिलेख में लिखे हुए कथन के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य शर्त क्या थी? बताइए। चलिए बताइए, चार विकल्प आपके सामने हैं और बताइए कि सही विकल्प क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई, ध्यान जब दीजिएगा आप, तो व्यक्ति के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए, वो सभा का सदस्य होगा, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन कि उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये दूसरी कंडीशन थी। क्या? सभा के सदस्य होने की, और किस अभिलेख के अनुसार? उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार। और तीसरी बात, उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी कंडीशन था। इसलिए उपयुक्त सभी कथन सही है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाता है आपका। ध्यान रखिएगा। देखिए, उत्तर मेरूर जो तमिलनाडु में एक अभिलेख है और चोलकालीन अभिलेख है। ध्यान रखिएगा, उत्तर मेरूर जो अभिलेख है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। और वो अभिलेख चोलकालीन स्थानीय प्रशासन की विस्तृत जानकारी देता है। और सभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए था, उसे अपने घर में रहना चाहिए था, और यदि वह पिछले 3 वर्षों में किसी अन्य समिति का सदस्य रहा हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता था, ये भी बात है। और सदस्यों का चुनाव लॉटरी यानी पर्ची निकाल करके, पर्ची के द्वारा होता था। ये तीनों बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, प्रशस्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? गलत कथन को बताना है। प्रशस्तियों के बारे में कौन से कथन गलत हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों पढ़िए और बताइए। चलिए, गलत कथन बताइए। आपके सामने गलत कथन है। देखिए, पहला जो लिखा है, ये शासकों की वीरता के वर्णन में लिखी जाती थी प्रशस्तियां। ये भी बात ठीक है कि जो भी राजा और शासक होते थे, उनकी प्रशंसा के बारे में प्रशस्ति लिखी जाती थी। ठीक है ना? ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची जाती थी, ये भी बात बिल्कुल ठीक है।
इनमें लिखी गई बातें ऐतिहासिक रूप से हमेशा सत्य होती थी, ये बात बिल्कुल गलत है। हमेशा सत्य नहीं हुआ करती थी, कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के भी लिखी जाती थी। और शासक अक्सर इन्हें तांबे के प्लेटों पर लिखवाते थे, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो चूंकि गलत कथन पूछ रहा है तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? देखिए, जो प्रशस्तियां होती थी राजाओं की वीरता के बारे में लिखी जाती थी, विजय और महान गाथाओं के बारे में लिखी जाती थी, और उन्हें महान दिखाने के लिए उनके कवियों द्वारा लिखी जाती थी। चूंकि उनका उद्देश्य राजा की प्रशंसा करना था, इसलिए अक्सर इनमें बातों को बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता था, अतिशयोक्ति हुआ करती थी, हमेशा ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, चोल शासन के दौरान ब्रह्मदेय क्या था? बताइए, ब्रह्मदेय क्या था? तो देखिए, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। कब? चोल शासन के दौरान। ये आपके क्लास 7 एनसीईआरटी का बुक है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? देखिए, चोल शासकों ने ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में भूमि दान दिया, जिन्हें ब्रह्मदेय कहा जाता था। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखभाल ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता से कार्य करती थी और इनके निर्णय मंदिरों की दीवारों पर पत्थरों के शिलालेखों में दर्ज होते थे। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल काल में वेट्टी किस प्रकार का कर था? जो वेट्टी था चोल काल में, वो किस प्रकार का कर हुआ करता था? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, चोल काल में एक जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर वेट्टी होता था। नहीं, देखिए हाँ ठीक है, जबरन श्रम, जो मजदूरों से, जो लेबर होते थे उनसे जबरदस्ती जो पैसा लिया, जो कर लिया जाता था, उसे ही वेट्टी कहा जाता था, ठीक है ना? तो विकल्प सी सही है। चलिए देखिए, चोल काल के अभिलेखों में 400 से अधिक प्रकार के करों का वर्णन मिलता है, जिसमें वेट्टी सबसे अधिक चर्चित कर हुआ करता था, जिसे नगद न लेकर के जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। बात समझ में आ रहा है? श्रम का मतलब हुआ कि किसी भी मजदूर से, किसी भी व्यक्ति से, ठीक है ना, जबरदस्ती आप काम करवा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि भाई अब आपको कर देना है, तो कर किस प्रकार देंगे? क्या पैसा देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, अनाज देंगे, क्या देंगे? हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें श्रम चाहिए, आपका मेहनत चाहिए, आपको मजदूरी करना है जहां हम कहेंगे वहां। बात समझ में आ रहा है? तो जबरन श्रम कर होता था, श्रम लिया जाता था, यानी मेहनत करवाना, काम करवाना ही श्रम कर कहलाता था, जिसे वेट्टी कहा जाता था, ठीक है ना? चलिए, यानी लोगों को बिना मजदूरी के राजा के काम करने पड़ते थे, इन्हें ही श्रम कर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगड़ी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, राजतरंगड़ी के रचयिता हैं कल्हड़। राजतरंगड़ी किसने लिखा? कल्हड़ ने। और इसमें कहाँ के इतिहास का वर्णन है मेरे भाई? तो यहाँ कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। विकल्प बी सही हो जाता है। इसमें कल्हड़ ने जो राजतरंगड़ी लिखी है उसमें कश्मीर की प्रशंसा, कश्मीर के ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। और ये संस्कृत में लिखा गया है राजतरंगड़ी, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। कल्हड़ ने 12वीं सदी में संस्कृत में एक लंबी कविता लिखी, जिसे राजतरंगड़ी यानी राजाओं की नदी कहा जाता है। इसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के प्रमाणों का उपयोग किया, जो उसे अन्य प्रशस्ति लेखकों से अलग और अधिक निष्पक्ष बताता है। यानी लोगों से जान करके, शिलालेखों से देख करके, स्तंभों से देख करके, दस्तावेजों से प्राप्त करके इतिहास लिखा गया है। कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई है, और राजतरंगड़ी नामक एक किताब है, वो लिखी गई है। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की स्थापना। ध्यान रखिए, प्रश्न है, चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले विजयालय, ठीक है ना, विजयालय ने किस परिवार को हराकर कावेरी डेल्टा पर अधिकार किया था? बताइए, चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो विजयालय थे, विजयालय ने किस परिवार को हराकर कावेरी डेल्टा पर अधिकार किया था? तो ध्यान रखिएगा,
जो विजयालय ने जिस परिवार को हराया था वो विकल्प बी यानी मुतरैयर परिवार जो थे उनको हरा करके चोल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है ना, चोल साम्राज्य की स्थापना किसको हरा करके की, किस परिवार को, तो मुतरैयर परिवार को हरा करके चोल साम्राज्य की स्थापना की, जिसे कावेरी डेल्टा पर अधिकार प्राप्त किया था, नाम था विजयालय। ठीक है ना। देखिए विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुतरैयर परिवार को हराकर कावेरी डेल्टा पर अधिकार जमाया। उसने वहां तंजवुर शहर बसाया, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा शहर, तंजवुर शहर बसाया, और निशुंभ सूदनी देवी का भव्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। सवाल पूछा जाए निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखिएगा विजयालय ने करवाया। किस राजवंश ने करवाया, तो चोल राजवंश ने करवाया। सवाल पूछा जाए तंजवुर शहर किसने बसाया, तो चोल राजाओं ने बसाया। सवाल पूछा जाए किस राजा ने बसाया, तो विजयालय ने बसाए। बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई। देखिए जो चोल साम्राज्य की राजा हुआ करते थे विजयालय, उन्होंने ही निशुंभ सूदनी देवी का निर्माण करवाया मंदिर का, और तंजवुर शहर को भी उन्होंने ही बसाया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। ध्यान रखिए राजेंद्र जो प्रथम थे गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी, तो मेरे भाई गंगा घाटी पर जब सफल सैन्य अभियान की स्मृति में इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता राज प्रथम की विस्तारवादी नीति को जारी रखा और उसने उत्तर भारत में गंगा घाटी तक सैन्य अभियान किया और विजय प्राप्त की। इस जीत के बाद उसने गंगईकोंड यानी गंगा जीतने वाला चोल की उपाधि धारण की। इस प्रकार गंगई चोलपुरम को अपनी राजधानी भी बनाया। ध्यान रखिएगा किसने, राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता की ही तरह, पिता कौन थे, राज प्रथम, उन्हीं की तरह गंगईकोंड क्या है, यानी गंगा जीतने वाला जो चोल शासक, अपने आप को खुद गंगा मतलब गंगा क्षेत्र को जीतने वाला शासक बताया और इसकी उपाधि धारण की और फिर गंगईकोंड चोलपुरम को ही अपनी राजधानी बना लिया। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं के बारे में क्या सत्य है, बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, कह रहा है कि चोल काल की जो कांस्य प्रतिमाएं होती थी उनके बारे में कौन से कथन सत्य हैं। चलिए पढ़िए और सत्य कथन को बताइए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, वे केवल राजाओं की मूर्तियां थी, वे विश्व के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थीं, चोल काल में केवल पत्थर की मूर्तियां बनती थी, या चोल काल में प्रतिमाएं बनाने पर प्रतिबंध था। तो मेरे भाई सही विकल्प होगा वे विश्व विख्यात थी, यानी विश्व के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं विशेषकर नटराज की मूर्ति किस काल की प्रतिमाएं हैं, चोल काल की प्रतिमाएं हैं, भी ध्यान रखिएगा, चोल राजवंश काल की वो प्रतिमाएं हैं। कौन सी, नटराज की मूर्ति अपनी सूक्ष्म कलाकारी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हालांकि अधिकांश मूर्तियां देवी देवताओं की थी, लेकिन कभी कभी महान भक्तों की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो मध्यकाल में सुल्तान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ करता था, तो मेरे भाई सुल्तान शब्द का मतलब होता था शासक। एक अरबी भाषा है, ठीक है ना, कैसी भाषा है, अरेबिक भाषा है, जिसमें अरेबिक भाषा में शासक यानी सुल्तान। ठीक है ना। देखिए सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शासक या सत्ता। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारियों ने इसे उपाधि का उपयोग किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राजवंशों में से कौन सा राजवंश दक्कन यानी दक्षिण भारत से संबंधित था। आपने पढ़ा था ना कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो राजवंश शामिल थे त्रिपक्षीय आप जानते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ, कन्नौज के लिए। किसके लिए, कन्नौज के लिए आपके त्रिपक्षीय संघर्ष हुए, कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। अब सवाल ये है कि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुए उनमें से कौन सा राजवंश दक्कन यानी मतलब दक्षिण भारत से संबंधित था।
गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल या चोल? बताइए। तो देखिए विकल्प बी सही होगा, यानी जो राष्ट्रकूट वंश है वो दक्षिण भारत से संबंध रखता है। बात समझ में आ रहा है। गुर्जर प्रतिहार मुख्य रूप से पश्चिम भारत यानी राजस्थान गुजरात के एरिया से हैं। पाल बंगाल में और राष्ट्रकूट दक्कन यानी महाराष्ट्र कर्नाटक में सक्रिय थे। तो राष्ट्रकूट के राजा दंती दुर्ग ने ही इस वंश की नींव रखी थी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने रखी थी? तो राजा दंती दुर्ग ने। आपने पढ़ा है राजा दंती दुर्ग जो चोल राजाओं के अधीनता को अस्वीकार करते हैं और उन्हें हरा करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं। और उस समय वो एक यज्ञ करते हैं जिस यज्ञ का नाम होता है आपके हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ। हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों के अनुसार सालाभोग किस प्रकार की भूमि थी? सालाभोग मतलब क्या होता था? वो भूमि किस प्रकार की होती थी? तो देखिए ध्यान रखिएगा, वो भूमि किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उन्हें सालाभोग कहा जाता था। ठीक है ना? किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था मेरे भाई। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए चोल काल में भूमि की कई श्रेणियां होती थी। चोल काल में भूमियों की कई श्रेणियां होती थी। बेलन वागई जो गैर ब्राह्मण किसानों को दी जाती थी। ठीक है ना? बेलन वागई जो होती थी भूमि जो कि गैर ब्राह्मण किसानों को दी जाती थी, ऐसे भूमि को बेलन वागई कहा जाता था। ब्रह्मदेय भूमि कहा जाता था जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। सालाभोग कहा जाता था जो स्कूलों के लिए दान दी जाती थी। देवदान कहा जाता था जो मंदिरों के लिए दान दी जाती थी। और पल्ली चंदम कहा जाता था जो जैन संस्थाओं के लिए दान दी जाती थी। पल्ली चंदम ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से मेरे भाई एक बार आप समझ लीजिए। देखिए जो गैर ब्राह्मण किसानों को, मतलब ब्राह्मण नहीं होते थे और किसान होते थे। बात समझिएगा, जो गैर ब्राह्मण होते थे मतलब किसान है पर ब्राह्मण है उनको नहीं। जो गैर ब्राह्मण हैं और किसान हैं उनको जो भूमि दी जाती थी उन्हें बेलन वागई कहा जाता था। जो ब्राह्मणों को दी जाती थी उन्हें ब्रह्मदेय कहा जाता था। जो स्कूलों के लिए भूमि दान दी जाती थी उन्हें सालाभोग कहा जाता था। और जो मंदिरों के लिए भूमि दान दी जाती थी उन्हें देवदान कहा जाता था। और जो जैन संस्थाओं के लिए भूमि दान दी जाती थी उन्हें पल्ली चंदम कहा जाता था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण क्यों किया था? सवाल मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछा गया सवाल है आपके सीटेट में, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए कि सुल्तान जो महमूद गजनवी था वो सोमनाथ यानी गुजरात सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो उसके मंदिर पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी मैंने पिछले सवाल में ही आपसे इसके बारे में जिक्र किया था, बताइए। देखिए अगर आपने ध्यान से सेशन देखा होगा, पिछले प्रश्नों को भी आपने सुना होगा, मेरे बातों को आपने सुना होगा एकदम एकाग्र चित्त होके, तो आप ये समझे होंगे मंदिरों की अत्यधिक धन संपत्ति लूटने के लिए उन पे आक्रमण किया जाता था। और महमूद गजनवी ने भी यही काम किया जो गजनी से आया था और भारत में आकर सोमनाथ मंदिर को लूटा। उसका भी मूल उद्देश्य था धन संपत्ति कमाना, धन संपत्ति को लूटना, अधिक से अधिक संपत्ति को लूटना। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए महमूद गजनवी इसका मुख्य उद्देश्य था भारत से धन संपदा को लूटना, जिससे वह गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान, जहां वो अफगानिस्तान को एक भव्य शहर बना सके। और सोमनाथ मंदिर अपनी अपार संपत्ति के लिए जाना जाता था, उस समय विश्व विख्यात था, जिसे उसने 1025 ईस्वी में लूटा। कब लूटा मेरे भाई? 1025 ईस्वी में उसे लूटा था। कौन? महमूद गजनी, जो कहाँ का था? गजनी यानी अफगानिस्तान का था, जो वर्तमान का अफगानिस्तान है वहाँ का था। और 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कारण क्या था? अधिक धन की प्राप्ति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलबरूनी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? क्या राजतरंगड़ी, किताब अल हिंद, शहनामा, अकबरनामा? तो देखिए मेरे भाई, अलबरूनी द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह है किताब अल हिंद। किताब अल हिंद को उसने लिखा था अलबरूनी ने, और राजतरंगड़ी को किसने लिखा था? कल्हड़ ने। बात ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, महमूद गजनवी ने एक विद्वान
अल बरूनी को भारत का वृत्तांत लिखने का काम सौंपा था? महमूद गजनवी, वही महमूद गजनवी जिसने सौराष्ट्र यानी सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 में। कब लूटा मेरे भाई? 1025 में। उसी ने एक उसी के साथ एक विद्वान, उर्दू का जानकार विद्वान अल बरूनी था, जिसको भारत का वृत्तांत लिखने का काम सौंपा, और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब अल हिंद। देखिए, अच्छा पहले क्या था ना, जो विद्वान होते थे, उर्दू, फारसी, संस्कृत, तमाम तरह के भाषाओं का ज्ञान होता था। तो जो अल बरूनी था वो भारत के संस्कृत विद्वानों की मदद से, भारत के जो संस्कृत के विद्वान थे उनकी मदद से उसको तैयार किया। किसे? अल बरूनी ने तैयार किया अपना किताब अल हिंद। किसकी सहायता से? संस्कृत के विद्वानों की सहायता से उसने इसे तैयार किया था। और यह आज भी उस काल के भारत को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है कि हमारा भारत उस वक्त कैसा था 1025 में, जब गजनवी ने सोमनाथ को लूटा था तब। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन के दौरान नगरम किसे कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है कि नगरम किसे कहा जाता था चोल शासन के दौरान? तो मेरे भाई, व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। व्यापारियों को संघ को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। बात ध्यान रखिएगा। देखिए, चोल काल में जो व्यापारी होते थे, व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। ये संघ शहरों में प्रशासनिक कार्य भी देखते थे और व्यापारिक गतिविधियों का संचालन भी करते थे। नगरम व्यापारियों का एक संघ, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, चोल काल में सिंचाई के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में क्या शामिल नहीं थे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा गया है, ये PYQ में भी है, ध्यान रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपके प्रश्न है, पूछा गया है कि चोल काल में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में क्या शामिल नहीं था। तो ध्यान रखिए, आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि कावेरी नदी से, अच्छा ये भी ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है क्या नहीं शामिल था, क्या महत्वपूर्ण नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी से नहर निकालना ये काम हुआ था, ये महत्वपूर्ण था। वर्षा जल संचयन के लिए विशाल तालाब बनाना, ये भी चोल काल में था, ठीक है ना। समुद्र के पानी को मीठा करने की तकनीक विकसित करना, ये बात बिल्कुल गलत है, और गलत चूंकि विकल्प पूछ रहा है तो हमारा सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और खेतों के किनारे ऊंचे तटबंध बनाना, ये भी महत्वपूर्ण कार्य शामिल था सिंचाई के लिए। देखिए, चोलों ने सिंचाई की शानदार व्यवस्था अपनाई थी। क्या? नदियों से नहरें निकालना, ध्यान रखिएगा, नदियों से नहर को निकालना, विशाल सरोवर का निर्माण करना, यानी सरोवरों का जाल फैला दिया उन्होंने, और पानी को रोकने के लिए तटबंधों का निर्माण किया ताकि साल में 2 फसलें उगाई जा सके। लेकिन समुद्र के पानी को मीठा करने का कोई तकनीक उस समय विकसित नहीं था, इसलिए विकल्प आपका जो है सी गलत हो जाता है, और इसीलिए विकल्प सही है, क्योंकि गलत पूछा है हमसे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, चोल काल में मंदिरों के साथ कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? आपको बताना है। पहला कथन है, ये केवल पूजा आराधना के केंद्र थे। दूसरा कह रहा है कि ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र हुआ करते थे। तीसरा है, ये शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे, शिल्प, ठीक है ना। अब आपके सामने 4 कूट हैं, सही कूट बताइए, सत्य कथन को चुनिए। कह रहा है कि पहला कह रहा है कि क्या केवल 1 और 2 ही सही है कथन। दूसरा कह रहा है केवल 2 और 3 कथन सही हैं। तीसरा कह रहा है केवल कथन तीसरा सही है। और डी कह रहा है कि 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही है, यानी केवल दूसरा और तीसरा ही कथन सही है। ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे, और ये शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि केवल पूजा पाठ की आराधना के लिए मंदिरों का निर्माण होता था चोल काल में। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि चोल मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं हुआ करते थे, बल्कि वे बस्तियों के केंद्र बन गए थे। मंदिरों को शासकों द्वारा भूमि दान में दी जाती थी, जिसकी उपज से वहां काम करने वाले विशेषज्ञों जैसे मालाकार, रसोइया, संगीतकार, नर्तक का निर्वाह होता था। अतः ये मंदिर आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर है 22, और कथन और कारण वाले प्रश्न है। कह रहा है, नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें और बताएं। कथन है, चोल काल में खेती और सिंचाई के क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ। कारण है,
कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी धाराओं में बंट जाती थी, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती थी और नमी बनी रहती थी। चलिए बताइए, आपके सामने 4 विकल्प हैं, कौन से विकल्प सही हैं? देखिए, जब आप देखेंगे तो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और आर दोनों बात ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब ये हुआ कि चोल काल में खेती और सिंचाई के क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि तटबंध, नहर को जोड़ना और जलाशय बनाना, ठीक है ना, इस तरह के तमाम कार्य सिंचाई के लिए हुए थे। सिंचाई उन्नत थी, ठीक है। और दूसरी बात, कावेरी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी धाराओं में बढ़ जाती थी, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती थी और नमी बनी रहती थी। ये भी बात ठीक है। तो कथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। मेरे भाई ये भी आप ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी जो है कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ये भी ध्यान रखिए, सवाल ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और कौन कौन सी नदियाँ अरब सागर में जाके मिलती हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, कावेरी नदी की ये धाराएं प्राकृतिक रूप से सिंचाई के लिए काम करती थीं। चोल राजाओं ने इस प्राकृतिक सुविधा का लाभ उठाया और अतिरिक्त नहरों तथा तालाबों का निर्माण करवाया, ताकि चावल की खेती साल में 2 बार की जा सके। चावल की खेती कितनी बार की जा सके? साल में 2 बार कम से कम की जा सके। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों के अनुसार वेल्लन वागई किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? तो शायद ये सवाल रिपीट हो रहा है। तो देखिए, विकल्प बी सही होगा। गैर ब्राह्मण किसान भूस्वामियों की, जो गैर ब्राह्मण किसान होते थे, उनको दी गई भूमि को विल्लन वागई कहा जाता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मुवेद वेलन, मुवेद वेलन और अर इयार, मुवेद वेलन और अर इयार जैसी उपाधियां चोल राजाओं द्वारा किन्हें दी जाती थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए किन्हें दी जाती थी? तो देखिए मेरे भाई, विकल्प सी सही होगा, यानी जो अमीर भूस्वामी होते थे उनको सम्मान के रूप में मुवेद वेलन और अर इयार जैसी उपाधियां दी जाती थी चोल राजाओं के द्वारा, ठीक है ना। धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने मुवेद वेलन, मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवाएं देने वाला, वेतन या किसान, और ईआर का मतलब होता था प्रधान जैसी उपाधि दी जाती थी। ये उपाधियां उनके प्रति राजा के विश्वास और उन्हें शासन के केंद्र में महत्वपूर्ण पद के लिए जाने जाते थे, और महत्वपूर्ण पद दिए जाने का एक प्रतीक होता था कि भाई मुवेद वेलन और अर ईआर जैसे उपाधि, ठीक है ना। ये किनके द्वारा दी जाती थी? तो चोल राजाओं के द्वारा दी जाती थी। किन्हें दी जाती थी? जो अमीर भूस्वामी होते थे उनको सम्मान के रूप में दी जाती थी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल पाल वंश का मुख्य शासन क्षेत्र कौन सा था? अभी आपने पढ़ा था त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज के लिए हुआ था। उस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो पाल वंश हुआ करते थे, पाल वंश के जो शासक थे, उनका शासन का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? राष्ट्रकूट के बारे में आपने पढ़ा कि वो दक्षिण क्षेत्र था। राष्ट्रकूट का कौन सा क्षेत्र था? दक्षिण। प्रतिहारों का कौन सा क्षेत्र था? तो था आपके राजस्थान, ठीक है ना। तो अब आपको ये बताना है कि जो पाल वंश थे उनका मुख्य शासन का केंद्र कौन सा था। तो देखिए मेरे भाई, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है क्वेश्चन को, जो पीछे मैंने क्वेश्चन बताया, तो आपने व्याख्या में पढ़ा होगा कि जो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जिनका शासन हुआ करता था वो पाल वंश थे, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में थे, राष्ट्रकूट दक्षिण में थे, ठीक है ना। चलिए कर्नाटक साइड में फिर से एक बार आप देख लीजिए। कनौज पर नियंत्रण के संघर्ष में पाल वंश जो पूर्व बंगाल से, गुर्जर प्रतिहार जो पश्चिमी राजस्थान से, और राष्ट्रकूट जो दक्षिण यानी दक्कन कर्नाटक से शामिल थे। पाल वंश के शासक अपनी बौद्ध धर्म में प्रति निष्ठा और कला साहित्य के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, राष्ट्रकूटों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है मेरे भाई। तो देखिए, जब आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो इसमें सही जो कथन है ना, वो विकल्प बी है, यानी एलोरा की गुफा, ठीक है ना। एलोरा की गुफा
में नंबर 15 की जो भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नृसिंह के रूप में दिखाया गया है, राष्ट्रकूट की ये कलाकृति है। ध्यान रखिएगा, एलोरा की गुफा में, जिससे एलोरा की जो गुफा है, जो जिसमें भित्ति चित्र बना है, जिसमें विष्णु को नृसिंह के रूप में दिखाया गया है, राष्ट्रकूटों की द्वारा बनाई गई है। राष्ट्रकूटों के काल के समय की एक कृति है, ठीक है ना। देखिए, राष्ट्रकूट शुरू में चालुक्यों के अधीन थे, बात आपने पढ़ा, ठीक है ना। राष्ट्रकूट शुरू में किसके अधीन थे? चालुक्यों के, चोल चालुक्य, ठीक है ना। और एलोरा की गुफाओं का कलात्मक विकास राष्ट्रकूटों के संरक्षण में हुआ। यह चित्र उनकी शक्ति और धार्मिक रुचि को भी दर्शाता है। अगले प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न है मेरे भाई, मध्यकाल में प्रशस्ति लिखने वाले ब्राह्मणों को राजा द्वारा किस रूप में पुरस्कृत किया जाता था? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विकल्प बी सही होगा, यानी तांबे के पात्रों पर अंकित भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी और यही उनका पुरस्कार हुआ करता था, जो ब्राह्मण प्रशस्ति लिखते थे राजा के लिए, ठीक है ना। राजा ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे, जिन्हें तांबे के प्लेटों पर दर्ज किया जाता था। ये प्लेटें भूमि पाने वाले को प्रमाण के रूप में दी जाती थी, ठीक है ना, उनका प्रमाण पत्र होता था। अगला प्रश्न है, चोल शासन के दौरान पल्ली चंदम नामक भूमि अनुदान किसे दी जाती थी? तो ये दी जाती थी जैन संस्थाओं को। किसे दी जाती थी? जैन संस्थाओं को दी जाती थी, ठीक है ना। अभी आपने इससे पहले पढ़ा भी था। अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की विभिन्न समितियां जैसे सिंचाई, बागान, मंदिर के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? उत्तर मेरूर जो अभिलेख है उसके अनुसार सभा की विभिन्न जो समितियां होती थी, जैसे सिंचाई समिति, बागान समिति, मंदिर समिति, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? तो मेरे भाई ये होता था लॉटरी पद्धति से, यानी पर्ची निकाल करके किया जाता था। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, पात्र सदस्यों के नाम मिट्टी के बर्तन में छोटी सी पर्चियों पर लिख कर डाले जाते थे। फिर एक छोटे लड़के से हर समिति के लिए एक एक करके पर्चियां निकलवाई जाती थी। यह चोल प्रशासन में पारदर्शिता का एक अनूठा उदाहरण था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजा धंगदेव जो थे, ध्यान रखिएगा, राजा धंगदेव द्वारा निर्मित कंदारिया महादेव मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य कला का उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, कंदारिया का जो मंदिर है, कंदारिया महादेव का जो मंदिर है, वो धंगदेव द्वारा निर्मित किया गया। पहला ही सवाल आप ध्यान रखिएगा, ये धंगदेव द्वारा निर्मित किया गया है, राजा धंगदेव द्वारा, ठीक है ना। और एक कंदारिया के शिव मंदिर है जो राजा धंगदेव के द्वारा निर्मित किया गया है। अब आपको बताना है कि किस राजवंश की कला का नमूना है। चलिए बताइए। ध्यान रखिए, जो राजा धंग थे ना, वो चंदेल वंश के राजा थे और चंदेल वंश के शासकों द्वारा कंदारिया महादेव के मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। चलिए देखिए, जब मैं आपकी किताब को पढ़ रहा था, देख रहा था, तो ये जो अध्याय है ना, वो चोल राजवंशों पर केंद्रित था, लेकिन इसमें उसी समय के आसपास के राजाओं का भी वर्णन था। इसीलिए जैसे जो खजुराहो, यानी जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चंदेल शासक थे ना, उनके द्वारा कंदारिया महादेव का निर्माण करवाया गया था, जो अपनी उत्कृष्ट नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध था। चंदेल शासकों ने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सीटेट क्या करता है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है जो प्रश्न उस पाठ में तो नहीं है, लेकिन उस समकालीन लोगों के आसपास अगर है तो प्रश्न उठा के पूछता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक छोटा सा प्रयास मेरा आप सभी के लिए है। अब आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप हमें कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और हमें और किस प्रकार से आपके साथ मदद करना चाहिए, कैसे हम लोग और पढ़ सकते हैं। बाकी मेरा प्रयास है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।